कैपेसिटेंस जो है, जैसे मैंने आपसे कहा कि कैपेसिटेंस जो है डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर, उसका जो सरफेस एरिया है और जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है उसके ऊपर डिपेंड करती है। और एक बात इंपॉर्टेंट जो हमने लास्ट टाइम हमने कही थी कि अगर हम चार्ज बढ़ा देंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देंगे तो चार्ज बढ़ जाएगा। तो फॉर द गिवन ज्योमेट्री आपकी कैपेसिटेंस वही रहेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स बढ़ाने से आपकी कैपेसिटेंस नहीं बढ़ेगी, वो वही रहेगी, क्योंकि चार्ज उसी रेशियो से चार्ज बढ़ जाता है। तो चूंकि रेशियो है बिटवीन द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, सो दिस विल रिमेन कांस्टेंट। और जो एनर्जी है कैपेसिटर के अंदर जो है वो दैट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय सी के बराबर होती है। ओके, फिर हमने देखा था कि अगर हमारे पास जो है ना वो कोएक्सियल केबल हो या कोएक्सियल कैपेसिटर हो तो उसकी कैपेसिटेंस कैसे होती है। इसी तरह हमने स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमने देखी थी। और अब हम जो है ना वो कैपेसिटेंस देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसमें दो डिफरेंट किस्म के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हों, एक की जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन 1 के बराबर है और दूसरे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन 2 के बराबर है, और टोटल जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है वो d है, सच दैट d इज इक्वल टू d1 प्लस d2। d1 जो है थिकनेस है आपके पास उस मटेरियल की जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 है, और d2 थिकनेस है उस मटेरियल की जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन 2 है। तो ये बच्चों बड़ा आसान है कि जो टोटल कैपेसिटेंस होगी दिस इज इक्वल टू कैपिटल Q ओवर V नॉट, तो टोटल चार्ज ऑन ईदर ऑफ द प्लेट डिवाइडेड बाय द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब आप ये देखें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2, जो V नॉट है दिस इज इक्वल टू V1 प्लस V2 के बराबर होगा। और इसको अगर आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो आप इसको आप लिख सकते हैं, Q को आप नीचे ले आए तो V1 ओवर Q प्लस V2 ओवर Q लिख सकते हैं, 1 ओवर V1 ओवर Q प्लस V2 ओवर Q। तो उसको अगर आप क्या, दिस विल बी द रिवर्स ऑफ द कैपेसिटेंस ना, तो इसको आप लिख सकते हैं D1 ओवर एप्सिलॉन 1 S प्लस D2 ओवर एप्सिलॉन 2 S। तो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस C1 प्लस 1 ओवर C2। तो आपके पास ऐसे होगा जैसे आपके पास दो कैपेसिटर सीरीज में है, ठीक है, दो सीरीज में कैपेसिटर की तरह बिहेव करेंगे। अगर आपको FSC में याद हो, अगर सीरीज में कैपेसिटर होते हैं तो उनकी कैपेसिटेंस आप इस तरह, उनकी जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वैसे निकालते हैं। और इसमें इसी तरह एक अगला केस है हमारे पास कि अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इस तरह हो कि आपके पास एक पूरे रीजन में बिटवीन द प्लेट्स एप्सिलॉन 1 परमिटिविटी वाला डाइलेक्ट्रिक है, उसकी भी थिकनेस d के बराबर है, और जो दूसरा साथ उसके जो रीजन है उसमें जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन 2 है। तो यहाँ पे हमने पैरेलल रखे हुए हैं दोनों मटेरियल्स जो हैं वहां पे हमारे पास सीरीज में थे वो दोनों मटेरियल, यहाँ दोनों मटेरियल जो है ना पैरेलल में है। तो उस सूरत में आपके पास जो कैपेसिटेंस होगी दिस विल बी इक्वल टू Q ओवर V नॉट, जो आपके सामने ही है कि आपके पास ये जो एरिया होगा इसका और डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट्स हैं जो कि दोनों के डिफरेंट हैं, तो C इज इक्वल टू Q ओवर V नॉट। जो टोटल चार्ज होगा दैट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू रो S1 S1 प्लस रो S2 टाइम्स S2। तो रो S1 जो है वो किसके बराबर होता है, D1 के बराबर होता है, और दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन 1 टाइम्स E1, और रो S2 इज इक्वल टू D2 एप्सिलॉन 2 टाइम्स S2। तो टोटल चार्ज है दिस विल बी इक्वल टू, आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं, और टोटल चार्ज इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 E1 S1 प्लस एप्सिलॉन 2 E2 S2, दिस विल बी द टोटल चार्ज। और जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है दिस इज इक्वल टू E1 टाइम्स D। इसमें पुट कर दें तो आपके पास जो है ना वो बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन 1 S1 प्लस एप्सिलॉन 2 S2 डिवाइडेड बाय D। तो दिस विल बिहेव एज ए टू कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। तो आपको पता है कि पैरेलल कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस जो है ना वो हम सिंपली कैपेसिटेंस ऐड कर देते हैं। तो ये आपने याद ये रखना है कि अगर हमारे पास सीरीज में होंगे हमारे पास डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो उस सूरत में हमारी जो कैपेसिटेंस है
वो इस तरह होगी कि जैसे आपके पास दो कैपेसिटर पैरेलल में लगा दिए हैं, और अगर आपके पास पैरेलल में होंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स तो उसमें आप जो है ना उसको ऐसे होगा जैसे आपके पास ये सीरीज में आपके पास ये आते हैं। क्लास चल रही थी, बाद में आइएगा। किस चीज का पेपर? अभी नहीं, चेक नहीं हुआ। सो अब बच्चों आपके पास एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। अगर दो वायर्स हों पैरेलल एक दूसरे के चल रही हैं तो उनकी कैपेसिटेंस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपके खास तौर पे वो बच्चे जो आप में ट्रांसमिशन लाइंस का कोर्स पढ़ेंगे अगले सेमेस्टर में चल के, गालिबन 7वें सेमेस्टर में होता है ये। तो ट्रांसमिशन लाइंस के कोर्स में यहाँ पे जो आप नॉलेज गेन करेंगे वो आपको वहाँ पे जो है ना वो यूजफुल होगा आप लोगों के लिए। So the capacitance together with conductance forms the shunt admittance of a transmission line। तो ये चीजें आप वहाँ सारी पढ़ेंगे आप। मैं यहाँ कैपेसिटेंस के हवाले से ही बात करूँगा। The line capacitance is proportional to the length of the transmission line। तो जब ट्रांसमिशन लाइंस हमारे पास होती हैं तो हम कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ डिफाइन करते हैं, इस तरह इंडक्टेंस भी पर यूनिट लेंथ डिफाइन करते हैं। So when an alternating voltage is applied to the line capacitance draws a leading sinusoidal current called the charging current। इसमें ये अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। The charging current is negligible for lines less than 100 km long। For long lines, the capacitance becomes increasingly important and has to be accounted for। अगर आपके पास 100 किलोमीटर से छोटी है आपके पास जो है ना वो 100 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है फासला, तो उससे छोटी अगर ट्रांसमिशन लाइंस हैं तो फिर आपके पास ये निग्लिजिबल होगी चार्जिंग करंट, तो कैपेसिटेंस भी आपके पास निग्लिजिबल होगी। अगर 100 किलोमीटर से ज़्यादा होगी तो फिर आप जो है ना वो इसे काउंट करेंगे। द वैल्यू ऑफ सच कैपेसिटेंस इज सिग्निफिकेंटली हायर विद ग्राउंडेड केबल्स जो हैं देन विद द ओवरहेड लाइंस। तो जो ग्राउंडेड केबल्स में जो कि कंडक्टर्स करीब करीब होते हैं, तो कंडक्टर्स के करीब करीब होने की वजह से वहाँ पे आपके पास कंडक्टेंस कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, तो वो वहाँ कैपेसिटेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू आपके पास जो ओवरहेड लाइंस होती हैं। इसको मॉडल कैसे करेंगे ये देखें। यहाँ ये कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ, वो अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इसका एनालिसिस बच्चों बहुत आसान होगा। हमारे पास ये देखें एक्स वाई जी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जो दो वायर्स हैं वो हमारे पास एक्स जी प्लेन में पड़ी हुई है, एक्स जी प्लेन में, और जो वाई एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। एक वायर जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर देखूं तो A00, और जो दूसरी लाइन है जो नेगेटिवली चार्ज है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं -A00 है। ये सारी दोनों की दोनों वायर जो है ना एक्स जी प्लेन के अंदर हैं कि इसमें जहाँ जहाँ भी वायर होगी वहाँ कोऑर्डिनेट्स जो है ना वो क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0, क्योंकि हम एक्स जी प्लेन के अंदर हैं। जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो हमने एक्स वाई प्लेन के अंदर लिया हुआ है, P ऑफ एक्स वाई 0। और एक चैप्टर 4 में गालिबन हमने जब पोटेंशियल कैलकुलेट किया था तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास एक इन्फिनिटली चार्ज वायर हो जिसकी चार्ज डेंसिटी रो सब एल है, लीनियर चार्ज डेंसिटी रो सब एल है, तो वहाँ अगर हम एक उसके फील्ड में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं कि एक पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो r0 है और दूसरे का r है, तो वो हमने पढ़ा था कि वो पोटेंशियल डिफरेंस उनके दरमियान जो होगा दैट विल बी इक्वल टू रो सब एल 2 पाई एप्सिलॉन लॉग ऑफ r0 ओवर r। तो आप रिकॉल कर लीजिएगा जब चैप्टर 4 को में आप दोबारा वापस जाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अब बच्चों पोटेंशियल के साथ डील करना हमें इसलिए भी आसान है कि स्केलर क्वांटिटी है, सिंपली ऐड ही करना होता है। अगर हम पॉइंट P की बात करते हैं जिसे कोऑर्डिनेट्स x, y और 0 हैं और आपको ये नज़र भी आ रहा है, तो बच्चे वहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल होगा दैट विल बी द स्केलर सम ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू दीज टू वायर्स। एक वायर पॉजिटिवली चार्ज है तो किड्स इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। एक वायर जो है वो नेगेटिवली चार्ज है तो बच्चे इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी नेगेटिव पोटेंशियल। तो अब इन दोनों पोटेंशियल्स को ऐड कर लें तो V टोटल ड्यू टू दीज टू वायर्स
विल बी इक्वल टू रो सब एल ओवर 2 पाई एप्सिलॉन, ये तो किड्स कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो एक वायर की वजह से log ऑफ R10 ओवर R1 माइनस log ऑफ R20 ओवर R2। तो आपको पता है अगर नेगेटिव हो, दो लॉगरिथमिक टर्म्स माइनस हो रही हो, तो फिर हम उनको डिवाइड कर लेते हैं। तो वो अगर आप करेंगे तो रो एल ओवर 2 पाई एप्सिलॉन इनटू log ऑफ R10 R2 डिवाइडेड बाय R20 R1। तो ये बच्चे आपके पास ये रेशियो आपके पास आ जाएगी। इसमें आप अपनी आसानी के लिए हम ये करते हैं कि रेफरेंस पॉइंट सेम ले लेते हैं, R10 इज इक्वल टू R20 कर लेते हैं हम, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो सिंपल हो जाएगी। सो वी चूज R10 इज इक्वल टू R20, thus placing the zero reference at equal distance from each line. So expressing R1 and R2 in terms of XY। ये बच्चे फिगर पे वापस जाएं, ये देखें ये R1 है बच्चों, ये वाला R1 है, XY0 कोऑर्डिनेट्स P के हैं, और A00 बच्चे कोऑर्डिनेट्स आपके पास जो हैं वो इस पॉइंट के हैं। तो ये जो R1 है, अगर आपको वही डिस्टेंस फार्मूला कैलकुलेट करें तो x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बाकी 0 है। यहाँ पे बच्चों आपके पास जो ये R2 है क्या होगा, x प्लस ए, क्योंकि माइनस ए है ना तो प्लस हो जाएगा, x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये डिस्टेंसेस की वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, साधार है, आप अंडर रूट भी है ऊपर, क्योंकि हम जो है ना वो स्क्वायर नहीं ले रहे, आपके पास पावर 1 है, R1 की पावर भी 1 है और R2 की पावर भी 1 है। तो ये जो 1/2 आएगी ना पावर, इसको लॉगरिथम में आप जो है इसको शुरू में भी लिख सकते हैं, तो आपके पास ये जो 2 के बजाय 4 हो जाएगा यहाँ पे, रो सब एल ओवर 4 पाई एप्सिलॉन log ऑफ x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों ये आपके पास जो है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस हो, पोटेंशियल की वैल्यू होगी किसी भी पॉइंट के ऊपर। अगर पोटेंशियल की वैल्यू पता हो तो फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं उसका डेरिवेटिव लेके, और बाकी इंफॉर्मेशन भी आप जो है ना वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अगर आपने डिफाइन करनी हो तो बच्चे वो सारे के सारे पॉइंट्स होंगे जिन पे पोटेंशियल सेम होगा। मैं अस्यूम करता हूँ कि मेरे पास एक ऐसी इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसमें पोटेंशियल V1 के बराबर है, तो यहाँ पे आप V1 रख देंगे, V1, और ये 2 पाई एप्सिलॉन भी इधर चला जाएगा, रो एल डिनोमिनेटर में आएगा, 2 पाई एप्सिलॉन V1 डिवाइडेड बाय रो सब एल लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, और लॉग ऑफ ये आपके पास राइट हैंड साइड पे है। अगर ने लॉग खत्म करना है तो आप क्या करेंगे, इसका एंटी लॉगरिथम लेंगे, क्योंकि लॉग की बेस ई है तो आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चीजें आ जाएंगी, लिहाजा आपके पास ये वाली चीज जो है इस तरफ रह जाएगी राइट हैंड साइड पे, और दूसरी सारी की सारी चीजें क्या ई की पावर की फॉर्म में होंगी, तो इसको हम K1 कह देते हैं। सो K1 इज इक्वल टू ई पावर 4 पाई एप्सिलॉन V1 डिवाइडेड बाय रो सब एल। तो ये हमारे पास अगर K1 इज इक्वल टू x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास ये चीज़ क्या बनती है, K1 वाली ये वाली जो इक्वेशन है जहाँ पे पोटेंशियल V1 है उस सरफेस पे, उसकी इक्वेशन हम निकालना चाहते हैं। तो थोड़ी सी मजीद मैथमेटिकल मैनिपुलेशन हम करेंगे। तो हम ये करते हैं कि इसको जो है ना वो दूसरी तरफ ले जाते हैं और स्क्वायर्स खोलते हैं, और फिर x वाली टर्म्स इकट्ठी करते हैं, y वाली टर्म्स इकट्ठी करेंगे, तो ये सारे एक्सरसाइज के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको मजीद अगर हम किसी अट्रैक्टिव फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस ए इंटू K1 प्लस 1 डिवाइड बाई K1 माइनस 1 सारे का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। इसको अगर आप बच्चों गौर से देखें तो आपके पास इक्वेशन ऑफ ए सर्कल है जिसका रेडियस की वैल्यू 2a अंडर रूट K1 डिवाइड बाई K1 माइनस 1 के बराबर होगी, और उसका जो सेंटर होगा वो कहाँ पे होगा, सेंटर का x कोऑर्डिनेट ये होगा और y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो आपके पास द लास्ट इक्वेशन शोज दैट द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ g and intersects the xy plane in a circle of radius b, और b is equal to 2a under root K1 divided by K1 minus 1। और इसी तरह जो h जो है the center of the circle is at x is equal to h की वैल्यू ये होगी, और y के साथ कोई माइनस नहीं हो रहा तो y जहाँ सेंटर होगा वहाँ उसका कोऑर्डिनेट 0 के बराबर होगा। h is equal to a K1 plus 1 divided by K1 minus 1। तो ये बच्चों आपके पास जो है ना, इसका मतलब है जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो आपके पास XY प्लेन को ये दे विल बी आपके पास सॉर्ट ऑफ, इनको जो है ना अगर एक्सटेंड करते हैं पैरेलल टू Z एक्सिस, दिस सॉर्ट ऑफ सिलेंडर बनेंगे, सिलेंड्रिकल सरफेस होगी जिनका जो क्रॉस सेक्शन है वो XY प्लेन के अंदर सर्कल की फॉर्म में आता है।
और उन सर्कल्स का जो रेडियस है वो भी दे दिया गया है, और उन सर्कल्स का जो सेंटर है वो भी बच्चों डिफाइन कर दिया गया है। ओके, लेट अस नो। अब देखिए, आपको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए बच्चों क्या कुछ चाहिए। आपको चार्ज चाहिए और आपको वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो वो हम उसकी तरफ अब आहिस्ता आहिस्ता हमने क्यों पोटेंशियल सर्फेस डिफाइन कर ली हैं, तो अब हम पोटेंशियल कहीं भी निकाल सकते हैं। सो लेट अस नाउ कंसीडर ए जीरो पोटेंशियल कंडक्टिंग प्लेन लोकेटेड एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। हम अस्यूम करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये जो फिगर है, इसमें यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेन दरमियान में पड़ा हुआ है और इसका पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि बच्चे जितनी कंट्रीब्यूशन इधर से पॉजिटिव आ रही होगी उतनी ही कंट्रीब्यूशन इधर से नेगेटिव आ रहेगी, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट जो हैं पॉजिटिव वायर से भी और नेगेटिव वायर से भी इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हैं, तो वहाँ पे सम जीरो होगा। तो आप यहाँ अस्यूम कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो आपके पास एक प्लेन है जो जीरो पोटेंशियल के ऊपर है, और इट्स वेरी इजी। तो लेट अस कंसीडर a zero potential conducting plane located at x is equal to 0 and a conducting cylinder of radius b and potential v naught with its axis located at distance h from the plane। तो आपके पास ये देखें, ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनती है। आपको ये चीज ये में रखनी चाहिए कि अगर 2D के अंदर सर्कल हो, 2D के अंदर सर्कल हो, तो थर्ड एक्सिस के पैरेलल अगर आप उसको सर्कल को मूव करते हैं तो आपके पास सिलेंडर बनता है। तो आपके पास एक्स वाई प्लेन में जो सर्कल्स थे एक्चुअली 3D के अंदर क्या होंगे, ये सिलेंडर्स होंगे आपके पास। सो सॉल्विंग द लास्ट टू इक्वेशंस फॉर A एंड K1 इन टर्म्स ऑफ B एंड H। तो A विल बी इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और अंडर रूट K1 जो है ना आपके पास होगा इज इक्वल टू H प्लस अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय B। सो द पोटेंशियल ऑफ द सिलेंडर इज V नॉट, सो दैट आप अगर V नॉट उसका पोटेंशियल है तो आप उसको इस तरह लिख सकते हैं K1 के साथ 2 पाई एप्सिलॉन V नॉट डिवाइडेड बाय रो सब L। सो देयरफॉर रो सब L आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इसका लॉगरिथम ले लें, 1/2 भी खत्म कर लें आप इसका, तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो रो सब L चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन V नॉट डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ अंडर रूट K1। अगर आपको बच्चे रो L का पता है तो चार्ज निकाल लेंगे। अगर रो एल का पता है तो चार्ज की सिर्फ लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें। अब पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट का भी पता है, तो कैपेसिटेंस किसके बराबर होगी इसकी। सो C इज इक्वल टू रो सब L इनटू L डिवाइडेड बाय V नॉट, चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस। तो V आपके पास जो है ना वो ये जो पिछली जो इक्वेशन है यहाँ से रो सब L की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन L ओवर लॉग ऑफ K1। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये अगर 2 यहाँ 4 के बजाय 2 लिखना चाहते हैं। सो C आपके पास ये देखें K1 ये निकाला था, अंडर रूट K1 ये निकाला हुआ है यहाँ पे, इसकी वैल्यू पुट कर दें तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन L डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ दिस थिंग। और इसको लॉग को हम ना कॉस हाइपरबोलिक की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आप जो है ना इसको तो इसकी जो कैपेसिटेंस होगी ये 2 वायर लाइन की, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, L के ऊपर डिपेंड करती है, H और B के ऊपर डिपेंड करती है। H और B बच्चों हमने ये डिफाइन किए हुए हैं, ये दिस इज B एंड दिस इज H। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है आपका जो है ना वो ज़ाहिर है, हम इसकी क्वेश्चन में अगर हम वापस चले जाएं तो K1 जो है ना ये डिपेंड करेगा V1 के ऊपर और बाकी इसकी ज्योमेट्री के ऊपर। तो बच्चे ये आपके पास जो है ना कैपेसिटेंस होगी टू लाइन वायर। एक एग्जांपल है, करते हैं, उसमें ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी। द ब्लैक सर्कल shows the cross section of a cylinder of 5 meter radius at a potential of 100 volt। तो ये आपके पास ये वाली जो ब्लैक है, in free space its axis is 13 meter away from a plane at zero potential। तो इसका जो एक्सिस है वो 13 मीटर के फासले पे है जीरो पोटेंशियल प्लेन से। ये आपके पास जीरो पोटेंशियल प्लेन है, ठीक है। ये इक्विवेलेंट लाइन चार्ज होगा यहाँ पे आपके पास पड़ा हुआ, ये उसकी क्यू पोटेंशियल सरफेस है, ये वाली जो है क्यू पोटेंशियल सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर होगी। सो B इज इक्वल टू 5 ये दिया हुआ है, इसका रेडियस जो है ना आपके पास B क्या था, हमने अगर आप पिछली डिस्कशन यहाँ रिकॉल करें तो B क्या होता है, वो रेडियस होता है, और H क्या होता है, H होता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो बनती है उसका सर्कल कहाँ पे।
तो बच्चे आपके पास ये 13 होगा, ये दिया हुआ है फिगर में आपके पास का कोऑर्डिनेट। वी नॉट खुद ही का है 100 के बराबर है पोटेंशियल जो है, और ए आप निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये निकल आएगा। अंडर रूट K1 का फार्मूला आपको पता है, एच अगर आपको पता हो, बी का पता हो, वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास 5 आएगा, K1 इज इक्वल टू 25। तो रो सब एल जो है ये इसका फार्मूला ये है, यहाँ से चार्ज डेंसिटी निकाल लेंगे, ये फार्मूला बच्चों आपके पास एच का भी पता है, बी का भी पता है, तो आप वैल्यूज पुट करें तो 34.6 पिकोफैरेड पर मीटर आपके पास आएगा। तो आप देखें इसकी डायमेंशन जो है आपके पास, जो ट्रांसमिशन लाइन की जो कैपेसिटेंस आती है तो वो होती है कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ की फॉर्म में आपके पास आती है। सो वी मे आल्सो आइडेंटिफाई द सिलेंडर रिप्रेजेंटिंग द 5 वोल्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस बाय फाइंडिंग न्यू वैल्यूज ऑफ K1। अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस की वैल्यू चेंज कर देंगे, 50 कर देंगे, तो अकॉर्डिंगली आप उसके लिए V और H और सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, या आपने खुद से करनी है। जी बच्चों, इफ यू नो द पोटेंशियल यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू माइनस डेल V। ये था पोटेंशियल आपके पास। इसका बच्चों ये आप पार्शियल व पार्शियल x पार्शियल व पार्शियल y मालूम करेंगे तो आपके पास ये इसके x कंपोनेंट, और d क्या होता है एप्सिलॉन इनटू E, एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल E को, यहाँ आपने जो फाइंड आउट किया था। और रो s सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है, सरफेस के ऊपर जो d का जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है, तो आपके पास ये d की वैल्यू वहाँ पे कैलकुलेट कर लें, और फिर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये जो है ना 0.165 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर के बराबर आपके पास आ जाएगा। तो ये उन्हीं वैल्यूज को यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, फॉर द केस ऑफ कंडक्टर्स विद बी इज मच मच लेस देन एच, तो आपके पास जो है ये फार्मूला थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, ठीक है, उसमें एच आप नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो मेरे बच्चे यही था इस चैप्टर में, आखिरी टॉपिक था उसका। इसकी असाइनमेंट भी अब ड्यू है, तो कब आप जमा करवाना चाहेंगे इसकी असाइनमेंट? सर मिड्स के बाद ना कर ले? यस सर, मिड्स के बाद ही करवा सकते हैं। मिड्स आपके बच्चे का वो तो बहुत दूर लेट बच्चे खत्म होगी। सर हमारे टेक्स्ट भी खत्म हो रहे हैं जी बच्चे। सर 10 लास्ट डेट करते हैं, 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को सर 4 दिसंबर को खत्म हो रहे हैं ना मिड्स, तो सर उसके कुछ दिन हमें दे दे। ठीक है, आप फिर ऐसा करें कि फिर इसको 12 दिसंबर को रख दूं? जी सर 12 जबरदस्त जी सर, ठीक। 12 जल्दी नहीं होती, तो 2 दिनों में सर 13 दिसंबर कर लें बच्चे, फिर अगली असाइनमेंट आ जाएगी ना अगली। अब पढ़ाई तो क्लासें चलती रहेंगी ना आपकी, अब तो मैंने मैग्नेटोस्टैटिक्स कल स्टार्ट कर देनी है इंशाल्लाह ताला। ओके सर, इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच सर। ठीक है बच्चों, मैंने वो सेव कर दिया उसको रिकॉर्डिंग को, तो आप वहां से